हेलो स्टूडेंट। जैसा कि कंटिन्यू यूट्यूब पे चल रहा था कि आप सर ऑफलाइन क्लासेस के कुछ स्टूडेंट को ले आइए जो डेमोस्ट्रेशन करेंगे किसी भी चैप्टर का। तो उसमें आज एक इंट्रोडक्शन कराने चल रहे हैं शुभम सिंह का। ये सुधाकर सर क्लासेस ऑफलाइन बैच के स्टूडेंट हैं और बहुत ही होनहार स्टूडेंट हैं। ये आज आपको फिजिक्स का चैप्टर नंबर 4, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी को पढ़ाने चल रहे हैं। ठीक है, तो अब आपके सामने शुभम सिंह प्रेजेंट हैं। तो हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी एनसीईआरटी फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 है। इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करेंगे वन शॉट में। 1.5 घंटे में हम वीडियो खत्म कर देंगे, हमारी कोशिश यही रहेगी। बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। पहले हम इसको थोड़ा सा डिराइव करते हैं, भाई इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। पहले हम इलेक्ट्रिक को डिराइव करके निकाल देंगे बाहर। भाई इलेक्ट्रिक क्या होता है? इलेक्ट्रिक वो होता है इलेक्ट्रॉन्स, ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स। सिटी, यहाँ पे एक सिटी वर्ड आ रहा है। सिटी क्या होता है? सिटी आप लोग जानते हो, ढेर सारे घर रहते हैं, खूब सारे लोग रहते हैं, तो वो सिटी रहता है। ढेर सारे लोगों को जहाँ रहते हैं वहाँ सिटी बोलते हैं। तो एक भंडार टाइप का होता है, तो वही होता है इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। भैया ये इलेक्ट्रॉन्स हो गया, और ये सिटी भंडार। इलेक्ट्रॉन्स के भंडार को इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो ये होता है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर टू अट्रैक्ट और रिपेल टू ईच अदर। अब हम बात करते हैं चार्जेस पे। इसके थोड़ा टाइप है, दो टाइप के होते हैं चार्जेस। एक होता है निगेटिव चार्ज, एक होता है पॉजिटिव चार्ज। ओके। दो चार्जेस होते हैं भैया, एक होता है पॉजिटिव चार्ज, एक होता है निगेटिव चार्ज। अब बात करेंगे इसका काम क्या होता है। इसका काम पूरा मैग्नेट के बेस पे रहता है। अगर दो पॉजिटिव चार्ज को हम एक साथ लेके आएंगे, एक पॉजिटिव हो गया, दूसरा पॉजिटिव हो गया, अगर हम दोनों को पास में लेकर आएंगे, दोनों को रिपल करेगा, रिपल्शन होगा, ये इसको इधर धक्का देगा, ये इसको इधर धक्का देगा। अब इसी के साथ अगर हम एक निगेटिव लेके आते हैं, ये एक निगेटिव है, ये एक पॉजिटिव है, और ये एक निगेटिव, ठीक है। दो चार्जेस हैं, अगर हम इसको पास में लेके आएंगे तो ये क्या करेगा भैया, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। इसको और अच्छे से समझना है तो हम आ जाते हैं मैग्नेट के बेस पे। ये भैया हमारा दो मैग्नेट है, एक इधर नॉर्थ है, साउथ है। ये मैग्नेट है, इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है। साउथ साउथ जब हम पास में लेके जाते हैं तो धक्का देता है। आपने घर में देखा होगा, दो मैग्नेट को लो, एक साइड ऐसा आता है कि हम अगर उसको पास में लेके जाते हैं तो एक दूसरे को धक्का देता है, पुश करता है, दूर भेजता है। और अगर हम एक नॉर्थ ले लें, एक साउथ ले लें, ये आप देख रहे हैं नॉर्थ हो गया, साउथ हो गया, ये दोनों अपोजिट चार्जेस हैं, अपोजिट हैं, तो एक दूसरे को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। चार्जेस इतना ही है। अब हम बात करते हैं, अब चार्जेस दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहले हम बात करते हैं चार्जेस का एसआई यूनिट। पहले हम चार्जेस किससे डिफाइन करते हैं? चार्जेस को हम डिनोट करते हैं क्यू से, डिनोटेड बाई क्यू। इसकी एसआई यूनिट होती है, पहले हम जानेंगे एसआई यूनिट क्या होती है। एसआई यूनिट क्या होती है भाई? एसआई यूनिट वो होती है जो हमारे पूरे इंटर, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सिस्टम यूनिट। जो हमारे पूरे इंटरनेशनल में पूरे देश भर के लोगों ने इसे एक्सेप्ट कर लिया हो कि हाँ ये चार्ज है, तो ये चार्ज हमारे पूरे देश में चलेगा, कहीं कोई चार्ज बदला नहीं है। तो एसआई यूनिट इसकी क्या होती है? कूलॉम होती है। तो हम डिनोट करते हैं सी से। ये तो हमारा चार्ज का हो गया। अब एक इससे भी छोटी यूनिट आती है, एक होती है मिली कूलॉम। इससे छोटी होती है मिली कूलॉम।
मिली कूलॉम को हम डिनोट करते हैं mc से। इसका चार्ज क्या होता है? इसका चार्ज होता है 10⁻⁻³ की पावर 3 कूलॉम। इसको आप लोग याद करिएगा, जब आपको छोटी यूनिट निकालनी होगी तो ये बहुत ही काम आएगी आपको। एक इससे भी छोटी होती है, सबसे छोटी, उसका नाम होता है माइक्रो कूलॉम। इसको आप लोग याद कर लीजिए, कि हमको बहुत छोटी यूनिट्स निकालनी रहती है तो हमेशा इसका ही यूज़ करते हैं हम लोग। प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने बात कर ली कि जो पॉजिटिव और निगेटिव एक साथ जब आते हैं तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और अगर सेम चार्जेस आ जाए, जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव आ गया तो रिपल करेगा, निगेटिव निगेटिव आ गया तो एक दूसरे को रिपल करेगा। हम चार्जेस के बारे में हमारा ख़त्म हो गया। अब बात करते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड भैया पूरा कॉन्सेप्ट मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर है। चलिए हम पहले मैग्नेटिक फील्ड समझाते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड समझाएंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। ये हमारा मैग्नेट है, एक नॉर्थ पोल एक साउथ पोल, इसमें से मैग्नेटिक फील्ड निकलती है। ये रहा हमारा मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है। हमेशा नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड निकलेगी, इधर साउथ की तरफ चली जाएगी हमेशा। ये आप याद कर लीजिएगा। अभी इसके बाद मैग्नेटिक चैप्टर है तो उसमें ये पूरा कॉन्सेप्ट काम आएगा। मैग्नेटिक फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक फील्ड वो काम करती है, जैसे कि अगर मैग्नेट की एक रेंज होती है, रेंज में अगर कोई भी मैग्नेट आएगा, आयरन आएगा, तो उसकी कैपेसिटी होती है कि वो अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर लेगा, अट्रैक्ट करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। मैग्नेटिक फील्ड का काम ये हो गया। अब हम बात करते हैं किस पे? इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या काम करता है? इलेक्ट्रिक फील्ड, जैसे हम एक चार्ज ले लेते हैं, पॉजिटिव चार्ज, ये अपने में एक फील्ड बनाएगा। ये एक फील्ड बनाया, ये एक फील्ड बनाया, इसका एक दायरा होगा। अगर इस दायरे में हम पॉजिटिव चार्ज को लेकर आएंगे, पॉजिटिव चार्ज को हम लेके यहाँ पे आए, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? रिपल करेगा, धक्का देगा। हम भले उसको खींच के लेके आ रहे हैं, बट उसे धक्का दे क्या करेगा? उसे पीछे भेजने की कोशिश करेगा। यहीं पे अगर हम निगेटिव चार्ज लेके आते हैं तो निगेटिव चार्ज को क्या करेगा भैया? निगेटिव चार्ज को अगर हम लेके आएंगे, निगेटिव चार्ज को अपनी तरफ खींच लेगा। मैग्नेटिक फील्ड इतना ही है, पूरे एनसीईआरटी में कुछ है नहीं, 2 लाइन का डिफिनेशन है, आप लोग याद कर लेना। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है हमें। अब हम बात करते हैं चार्जिंग अ बॉडी। चार्जिंग अ बॉडी क्या होता है पहले हम लिख लेते हैं। चार्जिंग अ बॉडी से हमें क्या पता चल रहा है? कोई बॉडी चार्ज हो रहा है ना। एक एग्जाम्पल के रूप में मैं आपको समझाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। हम एक सिल्क क्लॉथ लेते हैं, ये हमारा एक सिल्क क्लॉथ है, एक ग्लास रॉड है, ठीक है। इस पे कुछ चार्ज है, इस पे कुछ चार्ज है, इस पे मान लीजिए हमारा पॉजिटिव चार्ज है, इस पे निगेटिव चार्ज है, ठीक है। चार्ज जरूरी नहीं है कि हमेशा सिल्क रॉड पे पॉजिटिव चार्ज ही हो, सिल्क क्लॉथ पे निगेटिव चार्ज ही हो। हमने लेड माना है, ये माना है कि इस पे पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है, इस पे निगेटिव चार्ज रखा हुआ है। अब हम क्या करेंगे? एक एक्टिविटी करेंगे, सिल्क क्लॉथ को ग्लास रॉड पे रब करेंगे।
फ्रिक्शन करेंगे, जब हम रब करेंगे तो क्या होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आएगा, कुछ निगेटिव चार्ज उधर जाएगा। मतलब जो इसमें चार्जेस रहेंगे वो मोशन में आ जाएंगे। अभी हम आगे पढ़ेंगे स्टैटिक फोर्स। इसमें स्टैटिक फोर्स लग रहा है, कुछ पॉजिटिव चार्ज इधर आएंगे, कुछ नेगेटिव चार्ज इधर आएंगे, बट इसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं होगी, सिर्फ इसमें चार्जेस मोशन में आएंगे। बस चार्जिंग अ बॉडी इतना ही कहता है। अब सबसे बढ़िया टॉपिक आता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की बहुत बढ़िया कहानी है। एक कहानी की बेसिस पे आपको समझाऊंगा, समझ बहुत अच्छे से आएगा। मान लीजिए मैं जाता हूँ भंडारे में, ठीक है, भंडारे में गया भाई, मुझे हलवा खाना है, ठीक है, मैं हलवा खाने गया, मैंने बोला अंकल जी 200 ग्राम हलवा दे दो, उन्होंने हलवा दिया, मैंने खाया, मुझे हलवा बहुत ही अच्छा लगा। फिर मुझे घर ले जाना है, मैंने बोला मुझे 1.5 किलो हलवा दे दो, मुझे घर लेके जाना है, उन्होंने मुझे नाप के 1.5 किलो हलवा दिया, मैं लेके गया। इसी का दूसरा भाई क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है, कहता है भाई मैं हलवा नहीं हूँ, मैं हलवा नहीं हूँ, मुझे तुम कोई भी क्वांटिटी में जज नहीं कर सकते हो, मेरी एक फिक्स वैल्यू है, एक फिक्स वैल्यू है, जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। क्वांटिफाई का मतलब समझते हैं। क्वांटिफाई मतलब होता है फिक्सिंग अ पार्टिकुलर वैल्यू। एक इंटीजर्स में लेंगे, 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे, 4 लेंगे, 5 लेंगे, 6 लेंगे, हम कभी भी 1.5 नहीं ले सकते, 3/4 नहीं ले सकते, ना इसे हम फ्रैक्शन में लेंगे, ना ही डेसिमल में लेंगे। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कि हम हमेशा इसे इंटीजर्स में लेंगे, निगेटिव में भी नहीं लेंगे, सिर्फ पॉजिटिव में लेंगे। 1 2 3 4 5 क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का एक फॉर्मूला होता है, Q इज इक्वल टू एनी। Q क्या होता है, अभी हमने पढ़ा चार्ज, चार्ज को हम डिनोट करते हैं Q से। ये हमारा है नेट चार्ज। ये क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। Q इज इक्वल टू एनी, Q होता है नेट चार्ज, N होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, E क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, ये हो गया नेट चार्ज, वो हो गया इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। बस इतना ही आपको याद करना है। अब हम पहले बात करेंगे 1 इलेक्ट्रॉन्स में कितने चार्जेस होते हैं, आपको पता होना चाहिए, कमेंट में बताइएगा, मैं बता रहा हूँ। 1 इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलॉम। ये याद कर लीजिएगा, आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको 1 इलेक्ट्रॉन की वैल्यू हमेशा पुट करनी पड़ेगी, तो आप पुट कर दीजिएगा। इसी के साथ एक क्वेश्चन है मेरा। क्वेश्चन क्या है, मैं गिवन दे रहा हूँ, आंसर लिखिएगा। गिवन क्या है, Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम। 1 कूलॉम चार्ज पे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ये आपको बताना है। Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, चार्ज कितना दिया है, 1 कूलॉम चार्ज दिया हुआ है। हम लोग जानते हैं 1 इलेक्ट्रॉन में होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब निकालना क्या है, हमको n निकालना है। कैसे निकालेंगे, हमको फॉर्मूला पता है, क्या फॉर्मूला है, Q इज इक्वल टू एन ई। क्यू क्या है, 1 कूलॉम हमारा दिया हुआ है, Q इज इक्वल टू 1 कूलॉम, हमको बस पुट करते जाना है, आंसर अपने आप आ जाएगा। हमने क्या लिखा, 1 इज इक्वल टू, हम लोग को n निकालना है,
एन हमने ऐसे ही रहने दिया, इनटू का साइन लगाया। इलेक्ट्रॉन्स, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमको पता हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। एन को ऐसे ही रहने देंगे 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो आंसर आएगा कमेंट में आप बताइए। ठीक है, ये हमारा निकालना हो गया 1 कूलॉम के चार्ज पर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब बात करते हैं कंडक्टर्स। इलेक्ट्रिसिटी किसमें कंडक्ट होते हैं, कितने ऐसे कौन कौन सी चीजें इसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगा, किसमें इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होगा। तो हमारे 3 प्रकार के हैं। पहला आता है कंडक्टर, दूसरा आता है सेमीकंडक्टर और तीसरा आता है इंसुलेटर। पहले हम बात करते हैं कंडक्टर पे। ये आ गया हमारा कंडक्टर। कंडक्टर क्या होता है, कंडक्टर जैसे होता है कॉपर, एल्यूमिनियम, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी आराम से फ्लो हो जाए। हमारे घरों में कंडक्टर ही लगे रहते हैं इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, उसको हम बोलेंगे कंडक्टर। एग्जाम्पल में यही सब एल्यूमिनियम, कॉपर आ जाएगा, जिसमें फ्रीली इलेक्ट्रॉन्स दौड़े, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फुल्ली पास हो जाए, उसको कंडक्टर कहते हैं। अब बात करते हैं सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या होता है, सेमीकंडक्टर कंडक्टर का छोटा भाई। ये काम क्या करता है कि बहुत इलेक्ट्रिसिटी पास होने देगा पर बहुत कम पास होने देगा। मतलब उसको भी इतनी नॉलेज नहीं है, बहुत कम जाने देगा। कंडक्टर है भैया, कॉपर है, उसमें आराम से इलेक्ट्रिसिटी पास हो जा रही है। पर सेमीकंडक्टर का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास तो होगी पर बहुत ही कम होगी, बहुत लेस होगी। एग्जाम्पल में आ जाएगा सिलिकॉन, ग्रेफाइट, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बहुत ही कम पास होती है, वो हमारा आ जाएगा सेमीकंडक्टर। अब बात करते हैं क्या, इंसुलेटर। ये दोनों हो गए इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने वाले। इसमें से एक ऐसा भी होना चाहिए जो कुछ ना कंडक्ट करे। इंसुलेटर ऐसा है जो ना इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं करता है। एग्जाम्पल ये पेन, मेरे पास ये पेन है, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी बिल्कुल भी कंडक्ट नहीं कर रही है, तो ये होगा इंसुलेटर। सबसे बढ़िया एग्जाम्पल वुड हो गया। वुड मतलब लकड़ी, तो लकड़ी में बिल्कुल भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट ही नहीं होती है, तो उसको हम इंसुलेटर बोलेंगे। ये तीनों है, बहुत खास नहीं, आपको डेफिनेशन याद कर लेनी है। अब हम बात करते हैं टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। एक होता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब भैया ये क्या होता है टाइप ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, अभी हमने क्या पढ़ा था, स्टैटिक फोर्स। स्टैटिक फोर्स का क्या काम होता है कि हमने एक लिया था सिल्क क्लॉथ, एक लिया था ग्लास रॉड, हमने उसको रब किया, उसमें फ्रिक्शन आया, इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मूव हुए, बट उसमें क्या हुआ, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं हुआ। इसका डिफिनीशन आ जाएगा, इट इज अ टाइप ऑफ व्हेन इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेवलप। मतलब इसमें इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डेवलप तो हो रहा है बट करंट डू नॉट फ्लो, इसमें करंट डू नॉट फ्लो आ जाएगा।
इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स डेवलप हो रहे हैं, मोशन में आ रहे हैं, बट इसमें करंट फ्लो नहीं हो रहा है, उसको हम बोलेंगे स्टैटिक करंट। अब बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट इलेक्ट्रिसिटी वो होता है जिसमें डेवलप भी हो रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स, मोशन में भी आ रहे हैं, और उसमें क्या हो रहा है, करंट भी फ्लो हो रहा है। आप नाम से ही पढ़ लो ना, करंट लिखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी, करंट फ्लो हो रहा है तो उसे बोलेंगे करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट फ्लो इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। करंट दो टाइप के होते हैं, बस इतना ही है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है भैया? इलेक्ट्रिक करंट वो होता है द रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस। जो इलेक्ट्रॉनिक चार्जेस होते हैं उसका जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक में, वो चेंज होता है, उसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट। इसको डिनोट करते हैं आई से, इसको डिनोट करते हैं आई से। और इसका जो एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मैंने बताया था जो इंटरनेशनल में सभी हर कंट्रीज ने एक्सेप्ट कर लिया, उसको बोलते हैं एसआई यूनिट। इसकी एसआई यूनिट होती है एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं ए से। इसका एक फॉर्मूला है, आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। आई क्या है? करंट है। आई करंट है। क्यू क्या है? क्यू है अमाउंट ऑफ चार्ज। लिख दे रहा हूं मैं यहाँ पे, ये हमारा क्या है? करंट है। ये क्या है? अमाउंट ऑफ चार्ज। ये क्या है हमारा? ये हमारा टाइम है। अगर हमें करंट निकालना है तो कितने टाइम में कितना अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो कर रहा है, अगर हम इसे पता कर लें तो हमारा करंट आसानी से निकल आएगा। इसी का एक छोटा यूनिट होता है, जैसे अभी हमने पढ़ा चार्ज में, एक होता है मिली कूलम, एक होता है माइक्रो कूलम। इसी का एक छोटा यूनिट है मिली एम्पियर। इसको डिनोट करते हैं एमए से। ये हमारा मिली एम्पियर। ये सब आप याद कर लीजिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो छोटी यूनिट रखने को बोल देता है तो ये काम आएगा। अब बात करते हैं माइक्रो एम्पियर। ये क्या है हमारा? माइक्रो एम्पियर। ये चार्जेस हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं एमीटर। एमीटर क्या होता है? एमीटर वो इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट होता है जो करंट को नापता है। हमारे घर में आते हैं वो, क्या बोलते हैं उसको, नापने वाले, जो मीटर लगा रहता है। मीटर में कितना आप पैसा लेने आते हैं ना, तो मीटर में वो यही नापते हैं कि कितना करंट आपने यूज किया है। कितना करंट आपने यूज किया है, वही एमीटर को नापने के लिए इंस्ट्रूमेंट आता है जो करंट को हमारे नापता है। अब इसका एक फॉर्मूला, अगर हमको 1 एमीटर रखना है, हमने 1 एमीटर रखा, तो हमें इससे क्या पता चलेगा कि 1 सेकेंड में वन वन अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो किया है, तो हमारा 1 एमीटर निकल के चला आएगा। ये सब तो हो गया बहुत। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज। दोनों में बहुत कम ही डिफरेंस है। पहले हम बात करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है, एक एग्जांपल रखेंगे। एक, ये हमारा इन्फिनिटिव, ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक, ये मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट को हम फोर्स करके इधर लेके आ रहे हैं, ये हमने ऑब्जेक्ट को यहाँ लेके आया हुआ है, ठीक है। कितना इस पे वर्क डन हो रहा है?
जो वर्क डन हो रहा है, एक चार्ज को हम लोग यहाँ पे लेके आए, दूसरा एक और लेके आते हैं यहीं पे, ये एक हमारा आ गया। हम क्या निकाल रहे हैं, पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे हैं। ये हमारा V1 है, वोल्टेज है, ये हमारा V2 है। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये होता है वोल्टेज का फॉर्मूला। कितना वर्क डन हो रहा है एक चार्ज को यहां से यहां लाने में, उसे हम बोलते हैं वोल्टेज। हमने एक वोल्ट एक वोल्टेज को यहां से यहां लेके आया, इनफाइनाइट से हमने एक रेंज में लेके आया, और एक दूसरा वोल्टेज जिसको हमने यहां से यहां लेके आया। ठीक है, अब इस दोनों के बीच में हमें क्या निकालना है भैया, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। पोटेंशियल डिफरेंस कैसे निकलता है, एक होता है डेल्टा V इज इक्वल टू V1 माइनस V2। ये हमारा काम आएगा। अगर हम इसको इससे माइनस कर दें तो हमारा वोल्टेज आ जाएगा। ठीक, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही है, पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज हो गया। अब बात करेंगे हम लोग एक डाउट है, हाँ भैया V2 माइनस V1 होगा, ये गलत था। अगर हम V1 से करेंगे तो माइनस में आ जाएगा, हम V2 माइनस V1 करेंगे तो हमारा एग्जैक्ट पोटेंशियल डिफरेंस निकल के आ जाएगा। ठीक है, अब एक सबसे जरूरी आता है ओम्स लॉ। एक ओम्स भैया थे जिन्होंने अपना एक लॉ दे दिया, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है, ओम्स लॉ ये कहता है वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आई के, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट के। आई क्या होता है, करंट होता है। वी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, ये हमारे ओम्स भैया ने बताया। क्या कहा, एक ग्राफ में समझाऊंगा। इन्होंने क्या कहा कि अगर हम करंट को जितना बढ़ाएंगे, वोल्ट अगर वोल्ट को जितना बढ़ाएंगे करंट हमारा उतना बढ़ेगा। अगर हम करंट को 1 ले जाते हैं तो हमारा वोल्ट 1 रहेगा। 2 ले गए तो करंट भी 2 वोल्ट के रेंज पे चलेगा। तो एक यहां से सीधी लाइन जाएगी, ये बना, ये बना। बस ओम्स लॉ इतना कहता है, वी डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के। ओम्स लॉ इतना ही है। ओम्स लॉ के आगे अब हम पढ़ने जा रहे हैं रेजिस्टेंस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस एक ऐसा टॉपिक है, बहुत कम समझ में आता है, बट आसानी वे में समझेंगे तो क्या करता है, ये रोकने का काम करता है। इसको रुकावट बोलते हैं। आप कहीं जा रहे हो, आपको रोक दे तो इसको बोलते हैं रेजिस्टेंस। क्या रोकता है, ये हमारा एक वायर है, इलेक्ट्रॉन्स इसमें फ्लो कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स को रोकने के लिए जो यहाँ पे मटेरियल, जो मैटर यहाँ पे लगता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। ये इसे रोकता है, बस इतना। रेजिस्टेंस यही काम करता है, रोकने का काम करता है, रुकावट का काम करता है। जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक वायर से कंडक्ट हो रहा है, उसे रोकने का कुछ काम जो करेगा उसे बोलेंगे रेजिस्टेंस। किस पे डिपेंड होता है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मेनली डिपेंड होता है टेम्परेचर पे, एरिया पे, लेंथ पे,
नेचर। भैया इसी के साथ एक आता है रेजिस्टिविटी। क्या डिफरेंस होता है रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी में? रेजिस्टेंस डिपेंड करता है टेम्परेचर, एरिया, लेंथ, नेचर, और जो रेजिस्टिविटी होती है वो ओनली डिपेंडेंट नेचर एंड टेम्परेचर। बस दोनों में डिफरेंस इतना ही है। एक फॉर्मूला आता है रेजिस्टेंस का, R इज इक्वल टू VI। रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं R से, डिनोटेड बाय R। रेजिस्टिविटी को डिनोट करते हैं रो से, इसको रो बोलते हैं भैया। रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है V अपॉन I। V क्या होता है? वोल्टेज होता है। I क्या होता है? करंट होता है। बस इतना ही जानिए। इसकी SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ओम्स भैया ने खोजा था, तो इसको ओम्स के नाम पे, ओम्स के नाम पे हमने रख दिया। ओम्स इसकी SI यूनिट है। एक सिंबल होता है इसका, ये भाई, ये सिंबल आप लोग ध्यान रखिएगा। जब भी क्वेश्चन पुटअप करेगा तो हमेशा ये नहीं बोलेगा कि उसकी SI यूनिट ओम्स रखेगा, कि रेजिस्टेंस है क्या है, आपको ये सिंबल दे देगा। आपको खुद जानना पड़ेगा कि क्या है, रेजिस्टेंस है या क्या है। सिंबल दे दिया, आप खुद ऑब्वियसली समझ जाओगे कि रेजिस्टेंस पूछ ही रहा है। अब हम बात करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस सीरीज एंड पैरेलल सीरीज। पैरेलल एक होता है, सीरीज होता है, एक होता है पैरेलल। सीरीज क्या होता है? सीरीज एक लाइन में चले, एक लाइन में कोई चीज चल रही है, ये हमारा सीरीज हो गया। पैरेलल क्या होता है? पैरेलल हमने पढ़ा था, दो पैरेलल लाइन, ये सब पैरेलल है। अब हम क्या बात करने जा रहे हैं? रेजिस्टेंस इन सीरीज। एक एग्जांपल देते हैं, रेजिस्टेंस इन सीरीज कैसे होता है। R1, R2, R3, V1, V2। ये क्या है हमारा? ये है हमारा बैटरी। ये हमारा बैटरी है। एक डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि क्या होता है रेजिस्टेंस इन सीरीज। ये एक सीरीज में जो रेजिस्टेंस लगा हुआ है उसे हम बोलते हैं रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसमें क्या होता है? करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। करंट सेम होगा, वोल्टेज डिफरेंट होगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है? R टोटल इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। अभी हमने जाना करंट सेम होता है, वोल्टेज डिफरेंट होता है। अब हम फॉर्मूला को डिराइव करेंगे। फॉर्मूला आया कहाँ से? वोल्टेज डिफरेंट है तो वोल्टेज पे ही हम रख के फॉर्मूला को निकालेंगे। V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू, अभी हमने जाना था इससे पहले, V इज इक्वल टू IR। वोल्टेज इज इक्वल टू करंट
इंटू रेजिस्टेंस, तो हमारा वोल्टेज निकल के आएगा। अब हम डिराइव करने जा रहे हैं रेजिस्टेंस के फॉर्मूला को, तो हम V इज इक्वल टू आई आर रख देंगे। आई आर टोटल इज इक्वल टू आई आर प्लस आई आर टू प्लस आई आर थ्री। आई आर टोटल इज इक्वल टू, इसमें आई हम कॉमन ले लेंगे, आई बाहर आ गया हमारा, बचा क्या, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। आई से आई कैंसल हो गया, क्या बचा, आर टोटल इज इक्वल टू आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। ये हमारा आ गया रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। अगर हम किसी भी कोई सीरीज दिया हुआ है, कोई सर्किट बना के दिया हुआ है, उसमें बोलता है रेजिस्टेंस निकालो, तो हम देखेंगे कि पैरेलल है कि सीरीज में है, पैरेलल में दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और हमारा रेजिस्टेंस निकल के बाहर आ जाएगा। अब हम बात करने जा रहे हैं पैरेलल पे। रेजिस्टेंस इन पैरेलल, रेजिस्टेंस इन पैरेलल क्या बात कर रहे हैं, पैरेलल की बात कर रहे हैं। पैरेलल आप सभी जानते हैं कि दो लाइन हैं एक दूसरे के पैरेलल हैं, इसी को बोलते हैं पैरेलल। डायग्राम बना के समझेंगे हम लोग। ये हमारा डायग्राम है रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे, दिख रहा है आप सभी को, रेजिस्टेंस इन पैरेलल पे हमारा डायग्राम है। ये हमारा R1 R2 R3, ठीक भैया। हमने यहाँ पे करंट फ्लो किया, ये निगेटिव है ये पॉजिटिव है। हमने करंट को फ्लो किया, करंट यहाँ से निकला, ये गया, ये गया। यहाँ पर कुछ करंट जाएगा, यहाँ पर कुछ जाएगा, यहाँ पर कुछ, मतलब तीनों में अलग अलग करंट जाएंगे। तो इसको हम बोल सकते हैं सेम वोल्टेज डिफरेंट करंट। बिल्कुल उसका उल्टा है। सीरीज में क्या था, करंट सेम था, वोल्टेज डिफरेंट था। और जो हमारा पैरेलल में है, वोल्टेज सेम है, करंट डिफरेंट है। ठीक है, इसका फॉर्मूला जान लेते हैं हम लोग। फॉर्मूला क्या कहता है, ये हमारा होता है पैरेलल रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमारा पैरेलल हो गया। अब एक आता है जूल्स लॉ। ओम्स लॉ खत्म हो गया, अब बात करते हैं हम जूल्स लॉ। एक जूल्स भैया भी थे जिन्होंने कुछ डिस्कवर किया, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। बात करते हैं जूल्स लॉ। जूल्स लॉ क्या कहता है, जूल्स लॉ कहता है हीट
इनवर्सली प्रोपोर्शन टू करंट का स्क्वायर, हीट इनवर्सली प्रोपोर्शन टू आर का आर मतलब रेजिस्टेंस, फिर हीट प्रोपोर्शनल टू टाइम। क्या बोल रहा है, हीट इनवर्सली डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है करंट के स्क्वायर से, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है रेजिस्टेंस के, हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है टाइम के। एक फॉर्मूला निकल के आया, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू आई स्क्वायर आर टी। ठीक, कांस्टेंट हटाएंगे, एस इज इक्वल टू के आई स्क्वायर आर टी। के हमारा के को क्या मान लेंगे, के इज इक्वल टू 1। के कांस्टेंट है भाई, कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, 1 मान लेते हैं, 1 हटा दिया। फॉर्मूला क्या निकल के आया, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हमारा क्या है, जूल्स लॉ की थ्योरी है, जो हमारी जूल्स लॉ भैया ने दिया था। एच क्या होता है, करंट के इनवर्सली करंट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है, और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। ये हमारे जूल्स लॉ कहता है। अब कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करेंगे। एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट। कुछ एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट के। पहले हम बात करते हैं बल्ब के बारे में। फर्स्ट क्या है, बल्ब। ये क्या है, हमारा बल्ब। बल्ब का हम डायग्राम बना लेते हैं। बल्ब कैसे होता है, ये हमारा बल्ब हो गया। ये एक फिलामेंट से बना होता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि जो बल्ब के अंदर कौन सी गैस डाली जाती है, इसमें कौन सा गैस रहता है जिसकी वजह से हमारा बल्ब ग्लो करता है। फिलामेंट क्या होता है, जो फिलामेंट किससे बना होता है, टंगस्टन से। ये आप याद कर लीजिएगा, टंगस्टन। टंगस्टन से बना होता है हमारा ये बल्ब का एक फिलामेंट। इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, बल्ब का मेल्टिंग पॉइंट भाई ऑब्वियसली हाई होता है, तभी तो बल्ब इतनी देर हीट रहने के बाद भी मेल्ट नहीं होता है। मेल्टिंग पॉइंट जान लेते हैं क्या होता है बल्ब का। जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो होता है 3380 डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा है, इतना आप हीट प्रोवाइड करोगे तब हमारा जो बल्ब है वो जाके कहीं से, जो टंगस्टन है वो कहीं जाके मेल्ट होगा। अब दूसरा बात करते हैं फ्यूज। फ्यूज क्या होता है, फ्यूज आप सभी के घर में लगा होता है। फ्यूज क्या करता है, फ्यूज काम करता है आपके घर को प्रिवेंट करने में। प्रिवेंट मतलब आपके घर में आग लगने से बचाता है। फ्यूज का काम क्या रहता है, प्रिवेंट योर होम। फ्यूज आग लगने से बचाता है। काम क्या करता है, हमारे घर में अगर ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, ज्यादा पावर से इलेक्ट्रिसिटी आ रही है, हमारे घर में एक फ्यूज लगा रहता है, तो वो क्या काम करता है, वो दग जाता है। दग जाता है मतलब वायर, वो उसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होती है, अगर उसमें हम ज्यादा पावर डालेंगे तो मेल्ट होके फ्यूज हो जाएगा, अटैच नहीं रहेगा, तो जिसके कारण से हमारा घर जलने से बच जाता है, पावर आगे पहुंच नहीं पाती है, यहीं पे खत्म हो जाती है। फ्यूज वायर।
किससे बनता है फ्यूज? फ्यूज बनता है कॉपर निकल एलॉय से। ये एक एलॉय से बनता है, कॉपर और निकल के। इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही लो होता है, इसीलिए हमारे घर को जलने से बचाता है। हमारे घर में लगा रहता है कॉपर वायर जिसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहता है। अगर हम फ्यूज नहीं लगाएंगे तो ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड होगी, हमारे घर में ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जाएगी, तो आग लगने का डर रहता है, इसीलिए हम फ्यूज का इस्तेमाल करते हैं घर में। का मेल्टिंग पॉइंट जो रहता है बहुत ही लो रहता है, हाई लो। जैसे ही ज़्यादा इसमें करंट हम फ्लो करेंगे तो मेल्टिंग पॉइंट की वजह से ये तुरंत ही फ्यूज हो जाएगा, उड़ जाएगा, हट जाएगा। अब तीसरा हम बात करते हैं हीटिंग एलिमेंट। हीटिंग एलिमेंट एक एग्जाम्पल है। ये आप सभी ने अपने घर में देखा होगा, जो हीटर रहता है, हीटर में ये वायर लगता है। हीटर में इसकी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही हाई होती है, जिसकी वजह से ये मेल्ट ही नहीं होता है। ये बनता किससे है? नाइक्रोम के एलॉय से। काम क्या करता है? अगर आप इस पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करोगे तो ये इतना हार्ड होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा होता है कि मेल्ट नहीं करता है, बल्कि इसमें से हीट निकलती है। इसमें से हीट निकलती है और इसलिए यूज़ किया जाता है हीटर में, गीज़र में। यूज़ कहाँ किया जाता है? हीटर में। हीटर क्या काम करता है? हीटर गर्म करता है, ठंडियों में काम आता है कि वो हीट को निकालता है। उसकी मेल्टिंग पॉइंट इतनी हाई होती है कि मेल्ट ना करके वो हीट को ऊपर निकालता है, हीट प्रोड्यूस करता है। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इलेक्ट्रिक पावर क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर की एसआई यूनिट जान लेंगे पहले। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट होती है वाट। फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू, मतलब पावर, अगर हमको इलेक्ट्रिक पावर निकालना है तो कितने समय में कितना वर्क डन हो रहा है, अगर हम ये निकाल लें तो हमारा पावर बाहर आ जाएगा। P इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। हम लोग डब्ल्यू का फॉर्मूला जानते हैं। वर्क क्या होता है? वर्क होता है, यहाँ पे लिख लेते हैं, डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू वी, चार्ज इंटू वोल्टेज। हमारा क्या होता है? वर्क डन। तो वर्क डन क्या हो गया? क्यू वी अपॉन टाइम। एक फॉर्मूला और जानते हैं हम लोग, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी। करंट क्या होता है? करंट होता है चार्ज अपॉन टाइम। कितने टाइम में कितना चार्ज फ्लो कर रहा है वो हमारा निकल के आ जाएगा करंट। तो एक क्यू अपॉन टी यहाँ पे हमको मिल रहा है। तो पी इज इक्वल टू आई रख देंगे, आई वी। ये हमारा फॉर्मूला निकल के आ गया पावर का। पावर इज इक्वल टू करंट इंटू वोल्टेज इज इक्वल टू पावर। एक पैरेलल में फॉर्मूला होता है, पैरेलल में क्या होता है फॉर्मूला? P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर। वोल्टेज का स्क्वायर
अपॉन रेजिस्टेंस क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं सीरीज का फॉर्मूला, एक सीरीज का भी फॉर्मूला होता है भैया। सीरीज का फॉर्मूला क्या होता है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। पावर क्या होता है, करंट के स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस, सीरीज के पावर का फॉर्मूला है। इस दोनों को आप याद कर लीजिएगा। अब बात करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी क्या होता है, एनर्जी किसमें किसमें हम लोग नापते हैं, पहले हम लिख लेते हैं एनर्जी। जूल में नापते हैं, इसकी एसआई यूनिट है ये, एनर्जी की एसआई यूनिट जूल। दूसरा किसमें नापते हैं हम लोग, अर्ग में नापते हैं। 1 जूल इज इक्वल टू 10 की पावर 7 अर्ग होता है। अर्ग क्या है हमारा, सीजीएस यूनिट है। उसके बाद किसमें नापते हैं हम लोग, कैलोरीज में नापते हैं, हीट है। ठीक है भैया। अब हम बात करेंगे एनर्जी क्या होता है। एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। जितना पावर आप लगा रहे हो उसको अगर हम टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा एनर्जी निकल के आ जाएगा। पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू एनर्जी। एक कॉन्सेप्ट आता है 1 किलोवाट में क्या होता है, 1 किलो वाट आवर में वैल्यू बतानी है। चलिए हम बात कर लेते हैं 1 किलो वाट आवर की। 1 किलो वाट आवर इज इक्वल टू होता है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। ये आप याद कर लीजिएगा, 1 किलो वाट आवर की वैल्यू होती है 3.6 इंटू 10 की पावर 6 जूल। एनर्जी के 3 फॉर्मूले होते हैं, एनर्जी के तीनों फॉर्मूले मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक फॉर्मूला ये हो जाएगा, दूसरा ये हो गया हमारा एनर्जी का दूसरा फॉर्मूला। एक फॉर्मूला और होता है एनर्जी का, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी। एनर्जी के हमारे 3 फॉर्मूले हैं, इसे आप तीनों फॉर्मूले को याद कर लीजिए। हमारा सेशन इतना ही था। इलेक्ट्रिसिटी हमने ले आया एनसीईआरटी के बेस पे पूरा था। एक 1 शॉट वीडियो है, रिवीजन के लिए बहुत ही अच्छा काम आएगा आपको। हम जल्दी आपके बीच में न्यूमेरिकल्स लेके आएंगे, हॉट क्वेश्चंस लेके आएंगे, क्विजेस लेके आएंगे। धन्यवाद। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। धन्यवाद।